नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला और कड़ी के अंदर आज 12 अक्टूबर 2023 को कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध और साबित हो सकती है, उसी के क्रम के अंदर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी सुर्खियां बनी हैं और आपके लिए किस प्रकार ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में चुनावों को करवाने या कह सकते हैं कि संपादित करवाने की घोषणा की गई है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव अभी चुनाव आयोग के द्वारा संपादित किए जाने हैं। तो अभी देख इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूं, राजीव कुमार हमारे अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सबसे। इसके अलावा इनके 2 सदस्य और होते हैं और तारीखों की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तारीखें मुकर्रर करी गई हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव संपादित आगामी दिनों या कह सकते हैं कि महीनों में करवाए जा सकते हैं। जिस कड़ी के अंदर सबसे पहले देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव आगामी दिनों में होने हैं और यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने आज़ादी के बाद जो प्रदर्शन अभी हाल ही के दौरान जो चाइना में हुआ एशियन गेम, उसके अंदर अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कह सकते हैं भारत के लिहाज से वो थी 4थी। इससे पहले चाइना, जापान, दक्षिणी कोरिया और नंबर 4 पे कौन है, वो भारत रहा है। अगर पदक तालिका में पदकों की अगर बात करें तो यहां सबसे ज्यादा जो है वो चीन ने जीते हैं, जापान है और दक्षिण कोरिया ने तो जीते ही जीते हैं। लेकिन अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ में 107 पदक जीतने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था के साथ मिलकर ग्लोबल टेक स्प्रिंट कंपटीशन G20 की शुरुआत की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया जा रहा है, ब्रिक्स है, बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है और लास्ट में लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के शुभारंभ की क्या करी है, घोषणा करी है, जिसके अंदर अभिनव प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार से इंटरकॉन्टिनेंटल कह सकते हैं या इंटर कंट्री के बारे में कह सकते हैं, जहां पे भुगतान को आसानी से और कह सकते हैं कि सुगम बनाया जा सकेगा। तो ये था तीसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान का पुनर्लेखन करवाया है, जिसमें पहले संविधान के अंदर कह सकते हैं कि कालांतर में कुछ कमियां रह गई थी, जिसको और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा सोचा। लेकिन ये किस जगह पे किया गया है या कह सकते हैं कि कौन से देश में ये आयोजित किए गए हैं, तो उसका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा किया और संप्रभु, लोकतांत्रिक और सामाजिक राज्य घोषित करने के लिए इतिहास में यह कह सकते हैं कि संविधान के अंदर पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस की गई और ये जो कार्य है वो भी हाल ही के दौरान राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संपादित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सौर दिवसों के तौर पे देखा जाए तो इंडिया काफी उन्नत कह सकते हैं, समृद्ध अवस्था के अंदर उसको माना जा सकता है। राजस्थान सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाले राज्यों में से एक है। और बात करें कि अगर किसी राज्य का कौन सा शहर है जो ये कह सकते हैं सोलर सिटी के नाम से जिसको बनाया गया है, और उस शहर का नाम है अयोध्या। और वर्तमान में मैं आपको बताता चलूं कि वर्तमान में राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो अयोध्या में ही किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहां के जो मुख्यमंत्री उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना, हालांकि सभी सरकारें विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना देने का काम तो कर ही रही हैं, लेकिन महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उद्यम को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक उन्नयन को प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में हालांकि ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं वहां की सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें इस बार अव्वल स्थान पाया है हरियाणा ने। तो हरियाणा ने यहाँ पे महिलाओं के लिए सब्सिडी योजना जो राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न,
मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट के टेक 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? भारतीय सेना की पूर्वी कमान, जिसको कह सकते हैं पूर्वी कमान भारत की जो है वो है कौन सी? ईस्टर्न कमांड कैलकटा। तो कैलकटा में रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन किया जा रहा है गुवाहाटी में 10 और 11 अक्टूबर को, आज जैसे कह सकते हैं 2 दिन पहले ही है जिसका आयोजन किया गया था। असम और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का एक क्या है ये आयोजन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के अंदर भी आर्मी का बहुत बड़ा एक इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा उत्तरी अगर कमान की बात करें आर्मी के लिहाज से तो ईस्टर्न कमांड है और कैलकाटा में वो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार, इसके बारे में कौन नहीं जानता? जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या सामान्य ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी हैं, तो वाघनख एक ऐसा हथियार होता था जो आपकी अंगुलियों के पंजों के अंदर उसको पहना जाता था और शिवाजी हर समय इसको पहन करके रखते थे कि कभी भी दुश्मन का हमला आमने सामने हो सकता है। और इसी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक बार जो यहाँ के कौन से थे, बीजापुर सुल्तान सेनापति अफजल खान को मारने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। जब अफजल खान शिवाजी से जब गले मिल रहे थे तब उनके हाथ में भी कटार थी, लेकिन शिवाजी को इससे पहले ही भनक थी कि क्या पता ऐसा सामने वाला कर सकता है। जैसे उनको इस बात का अंदाज हुआ उसी समय उन्होंने वाघनख से उनका शिकार कर दिया, या कह सकते हैं उनके पीठ में छुरा घोंप दिया और तत्काल समय उस सेनापति की मृत्यु हो गई थी। लेकिन प्रश्न ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस जो वाघनख जो था ये ब्रिटेन के अंदर जो है इसको ले जाया गया था, अंग्रेजों का समय था वहां पे इसको ले जाया गया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों से वापिस इसको अस्थायी तौर पे भारत में लाया जा रहा है। तो इसका संबंध महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पुराने समय में, छत्रपति शिवाजी के नाम से कौन इनको नहीं जानता। और इनका जो कह सकते हैं कि जो शस्त्र था उसका नाम वाघनख है, और इसको वहां से लेकर के अभी भारत सरकार लेकर के आ रही है महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों से। तो इसका उत्तर हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज, और महाराष्ट्र से इनका संबंध, महाराणा प्रताप का संबंध राजस्थान से, भगत सिंह का संबंध पंजाब से है, जबकि झांसी रानी का संबंध ग्वालियर से है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी कह सकते हैं, ये सामान्य ज्ञान के लिए भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये भी वाघ जो नग है ये यहाँ से लिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत नागपट्टिनम से किस देश के लिए नौका सेवा की शुरुआत करने वाला है? भारत के साथ में हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में समुद्री सड़क के द्वारा या वायु के द्वारा तो हम आवागमन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर नौका के साथ में अगर करा जा रहा है, और ये एक शहर है नागपट्टिनम जो भारत का है, इसके अलावा श्रीलंका का जो बंदरगाह है वहां तक नौका के द्वारा सवारी की जाएगी। उनके अलावा बाकायदा उनके साथ में वीजा होंगे, पासपोर्ट होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौका के द्वारा, हालांकि जलपोतों के द्वारा भी जो है सवारी की जाती है, वायुयान के द्वारा तो की जाती है, लेकिन नौका के द्वारा अगर करी जा रही है किसी पड़ोसी देश के साथ में तो उस देश का नाम श्रीलंका है। तो आपका आंसर हो गया श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आठवां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है न्यू दिल्ली। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो 11 से लेकर के 13 अक्टूबर, चूंकि आज 12 अक्टूबर को मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और वर्तमान में ये सम्मेलन वहां पे चल रहा है, और इसके अंदर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI 8वीं ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का जो सम्मेलन ब्रिक्स ICC 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, या कहें कि भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो नाम आता है न्यू दिल्ली का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जियो मार्ट ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? क्योंकि जितनी भी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसी अभिनेता को, किसी खिलाड़ी को, या कोई प्रतिष्ठित कोई हस्ती हो, उनको अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उनको काम में लेती हैं। इसका उत्तर मैं आपको बताता चलूं तो इसका उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हालांकि ये तीनों खिलाड़ी भी अपने आप में
काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और ये भी विभिन्न ब्रांडों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है वर्तमान में, उसके वैश्विक अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया गया है तो वो बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, जबकि शाहरुख खान जो है वो आईसीसी का जो भी वनडे टूर्नामेंट भारत में खेला जा रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए बनाए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी हारून इंडिया लिस्ट। हारून इंडिया लिस्ट जो है वो वर्ल्ड के, या कह सकते हैं कि एशिया की सबसे जो रिचेस्ट, सबसे अमीर लोगों की गिनती करता है, उनकी सूची बनाता है, उनका क्रमांक निर्धारित करता है कि कौन से जो उद्योगपति हैं उनकी कौन सी रैंक रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कह सकते हैं पैसे वाले या सबसे अमीर जो है उनका नाम आता है मुकेश अंबानी का। तो मुकेश अंबानी को प्रथम उनका स्थान मिला है। मैं और आपको बताऊं कि वर्ल्ड के अंदर 9th रैंक है मुकेश अंबानी की, जो जियो के मालिक है, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के मालिक है। तो ये सारा जो है वो श्रेय जाता है, वो जाता है मुकेश अंबानी को। रतन टाटा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अजीम प्रेम जी, इनका भी नाम जो है उनके बड़े उद्योगपतियों में लिया जाता है। इसके अलावा गौतम अडानी, गौतम अडानी को कौन नहीं जानता, अभी बहुत बड़ा एक भूचाल आया था और गौतम अडानी की कंपनियों के सारे शेयर गिर गए थे। तो ये भी अपने आप में जो है कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इनका 24वां स्थान है और ये भी भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपतियों के तौर पे इनको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया है? विराट कोहली भारत के चमकते सितारे और सब जगह अपना प्रदर्शन करने में आगे रहते हैं और हाल ही के दौरान उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है और वर्ल्ड कप के जितने भी जो मैच हो रहे हैं उनके अंदर दोनों अभी तक 2 मैच खेले गए, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा रही थी और इसी के लिए उनको जो पुरस्कार दिया जाए बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच के नाम से उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो उनका नाम है विराट कोहली। बात करें वर्ल्ड कप अभी जो वर्तमान में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा 1000 रन सबसे कम मैचों में अगर बनाने का कीर्तिमान किसी ने बनाया है तो उनका नाम है डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था कि वैश्विक राजदूत उनको नामांकित किया है। इसके अलावा ऐसे कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, जिनको अफगानिस्तान का क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है अजय जडेजा। इसके अलावा वर्तमान में अभी जो वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जा रहा है उसके अंदर 10 टीमें भाग ले रही हैं और इसका जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो ये भी आपने में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारत और किस अन्य देश में पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर करे हैं? कि भारत के IITian जितने भी जो भारत से बाहर जाते हैं और वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं एज ए IT एक्सपर्ट के तौर पे, लेकिन दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता हाल ही के दिनों में संपन्न किया गया है जिसमें जो भी पेशेवर यहां से बाहर जाते हैं उनका सामाजिक जो है सुरक्षा उनकी रखी जाए। उसके लिए दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, उनके साथ में भारत ने एक समझौता करा है। तो ये इसका आंसर हो गया और कहा जा रहा है कि इसके अंदर जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य पेशेवरों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा को प्रदान करने वालों में से एक है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट और एक प्रश्न बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य में 100% ODF प्लस कवरेज का हासिल किया है? कह सकते हैं कि शौचालयों की संख्या इतनी ज्यादा तादाद में बन गई है और अब किसी भी व्यक्ति को बाहर शौच के लिए ना जाना पड़े, इसके लिए सभी सरकारें हालांकि काफी बेहतर प्रयास कर रही हैं। लेकिन इस बार बाजी मारी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 100% OD प्लस का खिताब जो है सबसे कम समय में अगर हासिल किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपका था प्रश्न, जो 15वां प्रश्न था, इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही के दिनों में किया है? मैं बताता चलूं कि अभी भारतवर्ष अनेक खेलों में, अनेक स्पर्धाओं के अंदर काफी बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है। मैं आपको पहले प्रश्न में बता भी चुका हूं कि 107 मेडल के साथ में भारत ने इस बार एशियन जो गेम्स हुए थे उसके अंदर चौथा स्थान प्राप्त करा है। तो इसी के लिए क्यों ना पैरालंपिक जो खेल हैं जहां पे भी बहुत खिलाड़ी अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं, और अभी जो दीपा मलिक है वहां की हमारी जो कह सकते हैं कि पैरालंपिक की जो एम्बेसडर है वो उन्हीं के नाम से उनको बनाया गया है।
इसके अलावा भी कन्या अन्य काफ़ी वो स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेती रहती हैं। इसके अलावा राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया हैं, उनका नाम भी स्वर्ण पदक के तौर पे लिया जाता है एज ए पैरालंपिक खेलों के लिए। तो रजत अपना गुजर है, उनका भी जो नाम सुंदर गुजर का जो नाम है वो भी लिया जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक खेलों के अंदर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी की तर्ज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वहां पे बनाया है। और ये बनाया है कहां पे? मध्य प्रदेश की ग्वालियर जो है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए देश के सबसे बड़े उच्च तकनीक वाला एक प्रशिक्षण केंद्र का उन्होंने क्या शुभारंभ किया है। और इसका नाम रखा गया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, जिनको कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल 16 नंबर था। बढ़ते हैं प्रश्न अगले 17वें की तरफ। एशिया प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष कौन से देश को चुना गया है? एशिया प्रसारण, जिसका कह सकते हैं टीवी या ब्रॉडकास्टिंग का जो इवेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग की जो एजेंसी होती है, उसका अध्यक्ष इस बार किसको चुना गया है? लगातार मैं आपको बताता चलूं कि भारत को तीसरे वर्ष लगातार इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ये और कोई नहीं, भारत के नाम से इसकी उपलब्धि जो है अपने आप में और ज्यादा इसका मान सम्मान बढ़ाती है। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत को लगातार तीसरे काल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के तौर पे फिर से चुना गया है। अब मैं थोड़ा आपको और बताता चलूं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता का जो सूचकांक है, इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका भारत का स्थान 150वां स्थान है, जहां पे कह सकते हैं कि विश्व के अंदर प्रेस को जो स्वतंत्रता दी जाती है उसके अंदर कह सकते हैं कि भारत का स्थान थोड़ा निचले या दोयम दर्जे का ही है। लेकिन बात करें सर्वश्रेष्ठ 3 जो ऐसे देश हैं जहां पे विश्व के अंदर प्रेस स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है, उनको इंपोर्टेंस दी जाती है, वो और देश कोई नहीं है। वो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जिसमें कह सकते हैं डेनमार्क है, नीदरलैंड है, और कौन सी है यहाँ पे आयरलैंड, नॉर्वे, और ये जिस प्रकार के स्वीडन जैसे देश है जहां पे हर चीज कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। इसके अलावा उनकी औसत प्रत्याशा, जो जीवन जीने की जो आयु है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाती है। और इसी के अंदर जो शीर्ष 3 देश हैं वो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क को इनकी यहाँ पे तीनों के अंदर इनको सर्वश्रेष्ठ 3 देशों की सूची में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। जबकि इस बार एशिया प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारत को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? बताते चलें कि 1901 से जो है वो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, और 6 कैटेगरीज के अंदर जो है इनको पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि फिजिक्स के अंदर, या कह सकते हैं कि रसायन के अंदर किसको मिला था। अब बात हो रही है साहित्य की, लिटरेचर की बात हो रही है। और ये पुरस्कार इस बार किस व्यक्ति को मिला है? तो उन व्यक्ति का नाम है जॉन फासे। जॉन फासे का संबंध नॉर्वे से है, जो मैं आपके पहले बता चुका हूं कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है, जिसके अंदर नॉर्वे है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ये ऐसे देश हैं। तो यहाँ की सारी चीजें अपने आप में उम्दा होती है। लिटरेचर सबसे ज्यादा लिखा जाता है, औसत प्रत्याशित व्यक्तियों की ज्यादा है, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे अव्वल स्थान इनका आगे रहता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में इनका नाम सबसे अव्वल दर्जे में लिया जाता है। और उसी के क्रम के अंदर वहीं के एक व्यक्ति हैं जॉन फासे, जिनका संबंध नॉर्वे से, उनको ये पुरस्कार उनके अभिनव नाटक और गद्यों की वजह से उनको दिया गया है। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर दिया जाता है तो स्वीडिश की जो साहित्य अकादमी है उसी के लिए वो क्या करता है, काम करता है। स्टॉकहोम जो है वहां का, स्वीडन का है, उसके द्वारा इसको दिया जाता है। तो ये आपने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कारों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। पहले वाला जो वीडियो जो हमने बनाया था, जो क्लास बनाई थी, उसके अंदर अपने फिजिक्स के बारे में भी बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गोल्फर अदिति अशोक ने एशियन गेम्स के अंदर इस बार बड़ा उलटफेर करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, हालांकि पुरुषों ने 6 मेडल जो पुरुष की जो गोल्फ की जो इवेंट्स होती है उसमें जीते, लेकिन महिला वर्ग में पहली ऐसी महिलाएं हैं भारत की जिन्होंने गोल्फ का जो इवेंट हुआ उसके अंदर रजत पदक प्रदान किया, कह सकते हैं कि उनको किया गया, उन्होंने जीता। उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि वो कहां की रहने वाली हैं, और इसके अलावा वो कर्नाटका की रहने वाली है। इसके अलावा पहली बार रजत पदक उन्होंने जीता। इसके अलावा पुरुष के अंदर गोल्फ कैटेगरी में 6 पदक आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस ने किस बैंक के साथ में विलय करने को क्या दी है, मंजूरी दी है?
तो बहुत छोटे छोटे अभी जो है वो बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स अभी हाल कर बन रहे हैं, और उसी के अंदर हालांकि जो चारों के चारों ऑप्शन है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, सारे अपने आप में लीडिंग बैंक हैं, एज ए प्राइवेट कह सकते हैं कि स्मॉल बैंक्स हैं, जिसमें कह सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, काफी अच्छा उम्दा काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, वहां पे स्पेशली काम करता है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अलावा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अगर उत्तर के लिहाज से इसको खोजे तो ये जाता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में विलय भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2023 को इसके साथ में फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करता है, उसके साथ में ये समझौता किया है। तो ये भी आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न होगा वो अंतिम प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। सैनिकों के लिए राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभी हाल ही के अंदर एक कोई बहुत बड़ा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। वो किस जगह पे किया गया तो मैं आपको बताता चलूं, ये मैसूर के अंदर इसको आयोजित किया गया। आज अभी 2023 है, उसके अंदर यूएन की तरफ से मोटे अनाज को इस बार मनाया जा रहा है। कह सकते हैं इसकी जो थीम है वो मोटे अनाज को केंद्रित करते हुए है, और इसी के लिए सैनिकों का जो राशन है उसके अंदर भी मोटे अनाज को शामिल किया जा रहा है। उसी की कड़ी के अंदर मैसूर नामक एक स्थान है जो कर्नाटका के अंदर है। मैसूर जो है वो अपने किसके लिए, टीपू सुल्तान के लिए भी जाना जाता है, पौराणिक या कह सकते हैं इतिहास की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैसूर का जो दशहरा है वो भी सबसे ज्यादा इसके बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते भी हैं। तो चलिए, रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यहाँ पे मैसूर स्थित DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सैनिकों के हथियारों से संबंधित, इसके अलावा सैनिक साजो सामान और सैनिकों की जो वेशभूषा होती है, हालांकि DRDO ने अभी हाल ही के दौरान जब कोरोना आया था तब भी वहां पे इन्होंने एक बहुत अच्छी कह सकते हैं और कारगर कोरोना की दवा को भी इजाद किया गया था। तो ये DRDO लगातार काम करता रहता है। इसी के क्रम के अंदर रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL द्वारा आयोजित सैन्य राशन विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। चलिए, बाजरे की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर बाजरा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये से टोटल जो हमने 21 ऐसे प्रश्न बनाए हैं जो 12 अक्टूबर की सुर्खियों में से एक थे। मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं, और आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप जो है वो बढ़ते रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में, और देखते रहिए अपने दोस्तों के साथ में पढ़ने वाले और जो लोग हैं उनके साथ में आप चीज़ों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।